गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। हमारा जो टॉपिक हमने एनवायरनमेंट का शुरू किया था उसी को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। हमने लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था कि पर्यावरण बेसिकली होता क्या है और पर्यावरण के निर्माण में कौन कौन से दो महत्वपूर्ण घटक जो हैं वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस सारी चीज़ों को हम आगे देखते हुए जब बढ़े तो हमने देखा कि जैविक और अजैविक घटकों के आपस में अंतर क्रियाओं से बनने वाला एक ऐसा वातावरण, एक ऐसा एक तरह से पर्यावरण जो सभी के लिए ज़रूरी है। ठीक है, हम उसमें से किसी भी तत्व को, चाहे वो जैविक हो या अजैविक हो, किसी को भी हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। इन सभी चीज़ों के साथ हम जब आगे बढ़े हमने देखा कि ये जो पर्यावरण का विषय है ये ना सिर्फ लिविंग और नॉन लिविंग जो हमारे कंपोनेंट्स हैं वहाँ तक सीमित है, बल्कि हमने देखा कि इन सारे विषयों, इन सभी दोनों ही एलिमेंट्स के साथ बहुत और विषय ऐसे हैं जिनका अध्ययन करना या जिन विषयों का अध्ययन करके हम पर्यावरण को थोड़ा और अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। देखिए, ये सारी चीज़ें हमने कल डिस्कस की थी कि कौन कौन से दो कंपोनेंट हैं, जैविक हैं, अजैविक है। जैविक के अंदर हमने कौन कौन से तीन सजीव वस्तुओं के बारे में चर्चा करी, मानव, फिर हमने देखे जीव जंतु, फिर हमने देखे पादप या फिर प्लांट्स। ठीक है, इनके साथ साथ हमने नॉन लिविंग थिंग्स यानी कि अजैविक घटकों के बारे में भी जानकारी प्राप्त की, अबायोटिक कंपोनेंट्स के बारे में भी जानकारी प्राप्त की। मैंने आप लोगों को बताया कि जो मेजर अबायोटिक कंपोनेंट्स हैं या जो आपके अजैविक घटक हैं उसके अंदर भूमि, वायु, जल, मिट्टी, ये वो चार मुख्य घटक हैं। बाकी सभी जो अजैविक घटक आप देखते हो, तापमान, वर्षा, ये सब उन्हीं का ही सब पार्ट है। इसी तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं और आगे बढ़ते हुए हम आप जब डिस्कस करेंगे वो है पर्यावरण अध्ययन का स्कोप, यानी कि हमारा वो स्कोप क्या है। एनवायरनमेंट स्टडी अगर हम करें तो क्यों करें, उसका हमें फ़ायदा क्या मिलने वाला है, उसका हमें स्कोप क्या है, पर्यावरण अध्ययन का क्षेत्र क्या है, उसका फ़ायदा क्या है। तो बच्चों, बहुत जर्नल तरीके से आप ये समझ लीजिए कि एनवायरनमेंट यानी कि पर्यावरण के अंदर या पर्यावरण के अंतर्गत यदि हम किसी भी एक कंपोनेंट के साथ छेड़छाड़ करते हैं, चाहे वो जैविक हो या अजैविक हो, लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, अगर हम उनमें से किसी भी एक तत्व के साथ छेड़खानी करेंगे तो पूरा का पूरा पर्यावरण जो है ना वो परिवर्तित हो जाएगा, बदल जाएगा। लेकिन इन सारी बातों के साथ साथ हमें ये बात भी अच्छे से ध्यान में रखनी है कि कहीं ना कहीं ये विषय जो पर्यावरण का है ये एक ऐसा विषय है जो आज के खास तौर पे युवाओं के लिए एक जन चेतना लाने वाला विषय है। यदि हम अपने एनवायरनमेंट को समझेंगे, उनकी कार्यविधि को जानेंगे, तो हम इस एनवायरनमेंट के अंदर रहते हुए भी हम बहुत कुछ कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? सबसे पहले तो हम यही बात यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। पर्यावरण का जो अध्ययन है वो एक बहु शिक्षात्मक विषय है, यानी ये एक विषय के साथ जुड़ा हुआ कोई टॉपिक नहीं है, कोई अन्य विषय नहीं है। ठीक है, क्योंकि आज के समय के अंदर यदि आप ये चीज़ नोट करते हैं तो कोई भी विषय अकेला एक अपने अंदर सिमट कर रहने वाला विषय नहीं रह गया, बल्कि सभी विषयों का एक सम्मिलित रूप बनकर आ गया। पर्यावरण के साथ भी यही है। हम देखते हैं कि पर्यावरण जो है हमारे लिए किस प्रकार से उपयोगी है। सबसे पहले वो है प्राकृतिक संसाधन और उनका संरक्षण या संवर्धन। यानी हम अगर पर्यावरण के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं तो वो हमारे लिए किस प्रकार से फायदेमंद होगा, उसमें सबसे पहली जो कड़ी हम इसमें जोड़ते हैं वो है प्राकृतिक संसाधन और आपकी उसका संरक्षण या प्रबंधन। बच्चों, प्राकृतिक संसाधन, मैं आप लोगों के साथ जो संसाधन परिभाषा है, शब्द है, उसको हम समझ के चलना चाहूँगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं इस टॉपिक को जस्ट रीड आउट करके ख़त्म करूँ। मेरा मेन मोटो आप लोगों के साथ वास्तव में इस पर्यावरण के विषय को डिस्कस करना है। प्राकृतिक संसाधन, दो शब्दों के मिलने से एक नई संकल्पना बनती है, प्राकृतिक और संसाधन। पहले तो बात करते हैं प्राकृतिक। लुक, प्राकृतिक शब्द को अगर आप डिफाइन करना चाहें तो आपको ये चीज़ समझनी होगी कि इस शब्द की खूबी क्या है, इस शब्द का महत्व क्या है। शब्द है प्राकृतिक। देखिए, प्राकृतिक वस्तुएं वो सभी वस्तुएं या हम उन सभी वस्तुओं को प्राकृतिक वस्तुएं कहते हैं जिसमें मानव का कोई हस्तक्षेप ना हो। यानी सागर, महासागर, नदियाँ, ठीक है, ये वो
प्राकृतिक वस्तु है, हम कहते हैं ना ये प्रकृति द्वारा प्रदान की जाने वाली वस्तु, ये प्राकृतिक क्यों है? ये प्राकृतिक इसलिए है क्योंकि इनके निर्माण में, इनके उद्गम में, इनके मुहाने तक पहुंचने में, इनके रास्ते में ये जो काम करते हैं, निक्षेपण करती हैं, अपर्दन करती हैं, परिवहन करती हैं, ये सारी चीज़ें मानव ने नहीं की। मेरे मन में नहीं आया था कि चलो यार आज एक नई नदी पैदा कर देते हैं। गए, लोटा लिया, पानी बाल्टी ली, टब ली और पहाड़ पे जाके डाल दिया और वो नदी बन के चल पड़ी। ठीक है, हम देखते हैं पहाड़, पर्वत, ये भी वो तत्व हैं जो मानव ने नहीं बनाए। चलो यार आज एक खाली जगह पड़ी है, ये खेत जो है काफ़ी दिन से फसल के बिना पड़ा है, यहाँ पे एक पहाड़ खड़ा कर देते हैं, घाटियाँ बना देते हैं, नदी, तालाब, ठीक है, झीलें, देखो कुछ मैन मेड होती हैं, लेकिन ये इनकी शुरुआत जो हुई ना वो प्राकृतिक थी। जो झीलें प्राकृतिक रूप से पाई गई, उन्हीं को देख के मनुष्य ने मानव निर्मित झीलों को पैदा किया। ठीक है, हमने पेड़ पौधे देखे। आपको एक शब्द बताता हूँ, वन और वानिकी। आप लोगों को बड़ा थोड़ा कन्फ्यूज़न रहता है। आप अपने खेत के अंदर आम के बाग लगा दो, बहुत सारे पेड़ एक जैसे लगा दो, तो वो वन नहीं हो जाएगा। आप अपने खेत के अंदर एक जैसे सफ़ेदे के पेड़ लगा दो तो वो वन नहीं हो जाएगा। आप अपने खेतों के अंदर बांस भी लगा दो, गन्ने भी लगा दो, आप वहाँ पर आम के पेड़ भी लगा दो, जामुन के लगा दो, अमरूद के लगा दो, सफ़ेदे के लगा दो, शीशम के लगा दो, पॉपुलर लगा दो, इन सब को भी मिला के लगा दोगे तो भी वो वन नहीं है बच्चों। वन वही है जो एक प्राकृतिक पर्यावास में बिना मानव के हस्तक्षेप में पैदा होते हैं, पनपते हैं, बड़े होते हैं। लेकिन जब मनुष्य अपनी आवश्यकताओं के अनुसार खेतों में, खाली जगहों पर पेड़ पौधे या दूसरे कोई उत्पादक जो हमारे पेड़ होते हैं वो लगाते हैं, तो वो वन नहीं होते हैं, वो वानिकी होती है। आवश्यकता के हिसाब से किया गया काम। बात समझ में आ रही है? तो प्राकृतिक संसाधन, प्राकृतिक का मतलब समझ में आया, जिसमें मानव का कोई हस्तक्षेप। अब आते हैं संसाधन, दो शब्दों से जुड़कर बना है, सन प्लस साधन। साधन यानी वो सभी तत्व जिनका पुनः उपयोग हो सके। एक बात, साधन प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली वो सारी वस्तुएं जिनका उपयोग मानव ने समझ लिया हो, वो संसाधन। वो सारी प्राकृतिक वस्तुएं जिनका उपयोग मानव अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए करे, वो संसाधन। छोटा सा एग्जांपल, आज हम पेट्रोल की गाड़ियां चलाते हैं, डीजल की गाड़ियां चलाते हैं। पहले प्राचीन समय में ये पेट्रोल, डीजल यानी कुल मिलाकर पेट्रोलियम जो था वो भूगर्तों में, अवसादी चट्टानों के अंदर, महासागरीय मगन तटों के अंदर डूबा हुआ बहुत प्राचीन समय से एक प्रोसेस के द्वारा उत्पन्न होने वाला तरल पदार्थ था, जिसका उपयोग मानव जानता नहीं था। आदि मानव ने कौन सी डीजल या पेट्रोल से बनने वाली गाड़ियां चलाई हैं? आदि मानव ने, या मानव के विकास की पहले चरण की अवस्था में मनुष्य ने कौन से कोयले से बिजली पैदा की थी? या आज से करीबन 50, 60, 100 साल पहले जब मानव का विकास शुरू हुआ होगा, तो उस समय कौन सा न्यूक्लियर बम फूटते थे? कौन से एसी का इस्तेमाल होता था? कुछ नहीं होता था बच्चों। ये ऐसा नहीं है कि ये तत्व उसके बाद बने हैं। पेट्रोल को बनने में, कोयले को बनने में लाखों करोड़ों वर्षों का समय लगा है। तो ऐसा नहीं है कि आज हम जिस कोयले और पेट्रोल का इस्तेमाल करते हैं वो पिछले 50 साल में बन के हमारे सामने आया। नहीं, ये उस समय भी था जब आदि मानव था। परंतु हुआ क्या? मनुष्य के पास, उस समय के मानव के पास वो तकनीक नहीं थी जिसके द्वारा उस कोयले का उपयोग कर सके। उस समय के मानव के पास वो तकनीक नहीं थी कि पेट्रोल या इंजन या डीजल या भाप या इलेक्ट्रिसिटी या सोलर से चलने वाले पैनल बना सके। वस्तुएं पहले भी थी, लेकिन उसका जब उपयोग आ गया, उसका जब उपयोग करना मानव ने सीख लिया, तो वो संसाधन बनी। कोयला पहले केवल एक काला पत्थर था जब तक उसको यूज करने वाली तकनीक नहीं थी। जब यूज करने वाली तकनीक आ गई तो वही काला पत्थर आज संसाधन बन गया। वही काला द्रव पदार्थ आज पेट्रोलियम बन गया। सूर्य का प्रकाश तो शुरू से ही मिलता आ रहा है, लेकिन जब तक मानव ने उसको उपयोग नहीं सीखा था वो भी संसाधन नहीं था। संसाधन कैसे बना? जैसे ही मानव ने सोलर, हमारे फोटोवोल्टिक जो सेल्स हैं उनका इस्तेमाल किया, उनको डेवलप किया और सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर दिया। नदियां तो बहती आ रही हैं, नदियों के ऊपर बांध बनाकर
टरबाइनों के द्वारा जनरेटर चलाकर बिजली पैदा की जा सकती थी। ये आज के मानव ने तकनीक विकसित की। जल पहले केवल पीने के उपयोग में लाया जाता था। जल संसाधन बना जब हमने उसका मल्टी डिसिप्लिनरी यूज किया। बात समझ में आ रही है? संसाधन, प्राकृतिक संसाधन यानी प्रकृति की गोद में पाई जाने वाली वो हर वस्तु जिसका उपयोग मानव अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए करता है, जिनका उपयोग मानव बार बार कर सकता है और उनके उपयोग की तकनीक उसके पास विकसित है, वो प्राकृतिक संसाधन। अब आते हैं कोयले के बारे में। संसाधन तो हमें पता लग गया कि कोयला एक संसाधन है। एक कोयले संसाधन से जुड़ा एक फैक्ट मैं आप लोगों को बता देता हूं कि भारत के अंदर आज भी बिजली उत्पादन करने वाले जिन सोर्सेज, जिन संसाधनों की हम बात करते हैं, उनमें कोयला सबसे ज्यादा मात्रा में यूज होता है। यानी पानी से बनने वाली बिजली से भी ज्यादा उपयोग हम किस बिजली का करते हैं? जो कोयले से बनती है। ठीक है, अब वो कोयला तो बन गया, उस कोयले की जो आवश्यकता थी वो तो आपको पता लग गई। अब उस कोयले का हमने उपयोग भी कर दिया। आप लोग अमूमन पढ़ते हैं कि थोड़े समय के बाद कोयला ख़त्म हो जाएगा, थोड़े समय के बाद पेट्रोल ख़त्म हो जाएगा, हम इतना वेस्ट करते हैं, हम इतना ये करते हैं, जिसकी वजह से आने वाले समय हमारी आने वाली पीढ़ियों को ये देखने को भी नहीं मिलेगा। तो जब हमने उनका उपयोग किया तो हमें उनका संरक्षण भी तो करना पड़ेगा, उन्हें बचाकर भी तो रखना पड़ेगा। संसाधनों को बचाकर रखना आने वाली पीढ़ियों के लिए ये कहलाता है सतत पोषणीय विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है? सतत पोषणीय विकास क्या होता है? कि आज हम जिन संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं उनका उपयोग इतना मितव्यतापूर्ण करें, उनका मैक्सिमम यूज़ करें और उन्हें अपने आने वाली पीढ़ियों तक बचाकर रखें। ये होते हैं प्राकृतिक संसाधनों का सतत पोषणीय विकास या फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। बात क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। तो प्राकृतिक संसाधन हम जब सीखेंगे पर्यावरण को संभालना, हम तब सबसे पहला काम क्या करेंगे? सबसे पहला काम हम करेंगे उन संसाधनों को बचाना जो विलुप्त प्राय हैं, जो बहुत जल्दी खत्म होने वाले हैं। ठीक है, अब आते हैं इसके नेक्स्ट सेगमेंट के पास, पारिस्थितिक व जैव विविधता, इकोलॉजी और बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी के बारे में मैंने आपको बताया है। क्या होता है कि जब एक क्षेत्र के अंदर बहुत सारी गुणों को धारण करने वाली या बहुत सारी किस्मों के पेड़ पौधे, जीव जंतु निवास करते हैं, तो वो एक खास किस्म का हैबिटेट बनाते हैं, आवास बनाते हैं, जिसे जैव विविधता कहते हैं। और हम क्या करते हैं, जब हमें किसी चीज़ की ज़रूरत होती है तो हम उस चीज़ को ना एक धड़ल्ले से काटना शुरू कर देते हैं, यूज़ करना शुरू कर देते हैं। क्यों? सडनली हमें जब कोयले की अहमियत पता लगी ना, तो हमने क्या करा, खदानें खोद मारी, सारी जितनी भी माइंस थी सब खोद ली, जितना कोयला था मैक्सिमम यूज़ करने के लिए बाहर निकाल लिया। हमें पता है कि ये पृथ्वी के ऊपर जो अन्न है वो बहुत कम मात्रा में पैदा होता है और जनसंख्या जो है 7 अरब से भी ज़्यादा पहुंच गई है पूरी पृथ्वी की। अब 7 अरब की जनसंख्या का भरण पोषण करने में ये पृथ्वी तो असमर्थ है। हम क्या करते हैं, मछलियाँ पकड़ते हैं, क्योंकि मछलियाँ भोजन के अंदर उपयोग होने वाला दूसरा सबसे मुख्य भोजन संसाधन है जो सागरों से प्राप्त होता है। सागरों से प्राप्त होने वाला पहला, और ओवरऑल अगर हम फूड नेचर की बात करें तो मछलियाँ सबसे दूसरा मेन सोर्स है। अब जब मछलियाँ पकड़ने वाली फर्म मछलियाँ पकड़ने जाती हैं तो वो काउंट या किलो के हिसाब से मछलियाँ नहीं पकड़ के आती। वो क्या करती है, अपना एक प्रोजेक्ट सेट करती है और पूरी की पूरी जितना भी मैक्सिमम वो पकड़ सकती है मछलियाँ पकड़ लेती है। अब उनमें से जो यूज़ होती हैं, जो नहीं होती उन्हें प्रोसेस करके रख लिया जाता है। लेकिन एक टाइम के लिए तो संसाधनों का दोहन कर दिया ना आप लोगों ने। जब आप एक प्रकार की वस्तुओं के पीछे हाथ धो के पड़ जाते हो ना, तो फिर जैव विविधता को नुकसान पहुँचाने लगते हैं। किसी भी एक छोटे से एग्जाम्पल से आप लेके चलिए, अगर आपको किसी चीज़ से फ़ायदा लगने लग जाए ना, तो उसका बहुत एक ही बार बस यूज़ करना शुरू कर देते हैं, बस कर दो यूज इसका, उससे जैव विविधता का हानि होता है। अगर मैं कल को पर्यावरण के विषय में या पर्यावरण के अध्ययन के साथ आगे कहीं अपना फ्यूचर बनाता हूँ, तो मेरा दूसरा काम सबसे बड़ा क्या होगा कि मैं जैव विविधता का ध्यान रखूँ। मुझे ये ध्यान रखना होगा कि मेरे जो जितने भी संसाधन हैं वो मेरे आने वाली पीढ़ियों के लिए भी उपयोगी है। फिर तीसरा काम मैं क्या कर सकता हूँ, जब मैं पर्यावरण के अध्ययन को काफ़ी अच्छे से समझ चुका हूँ, तो जो वातावरणीय प्रदूषण और उसकी रोकथाम के लिए हम अच्छे से जानते हैं कि हम ऐसा क्या क्या यूज़ करते हैं जिनकी वजह से पोल्यूशन होता है। हम सब जानते हैं, वी आर ऑल नो दैट कि हम किन किन एलिमेंट्स को ऐसा यूज़ करते हैं जिनसे पोल्यूशन होता है, बट फिर भी हम उसको फॉलो अप करते हैं, हम उसको पोल्यूटेड करने के लिए लगातार प्रयासरत हैं। हमें पता है कि जल हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए शायद
पीने लायक जल जो है वो कम हो जाए, बचे ही ना, और हमें प्रोसेस करके वाटर मिलना शुरू हो जाए। लेकिन फिर भी इस जल प्रदूषण को रोकने के लिए क्या हम करते हैं, हम एक दो बार तो सोचते हैं कि नहीं हमें शायद ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, जल को बचाना चाहिए, पर क्या हम बचाते हैं? नहीं बचाते। हम अच्छे से जानते हैं एग्रीकल्चर एक फैक्ट हो रहा है, सबसे ज़्यादा फ्रेश वाटर का यूज़ किस इंडस्ट्री में होता है? एग्रीकल्चर में। फ्रेश वाटर पृथ्वी के ऊपर 71% से आसपास जो है वो जल उपलब्ध है, लेकिन उस 71% का 99% तो ग्लेशियर्स है, यानी कि बर्फ़ के रूप में जमा हुआ है। केवल 1% जल वो ऐसा है जिसे हम पीने के लिए उपयोग में ला सकते हैं, और उसके अंदर से भी हम देखें तो वो जल ज़्यादातर दलदलों में, ऐसी ऐसी मीठी झीलों में ही प्राप्त है। डायरेक्ट हमारे घर तक जल को पहुंचने के लिए बहुत ज़्यादा मशक्क़त करनी पड़ती है। तो ये सारी चीज़ें अगर मैं पर्यावरण को अच्छे से पढ़ूंगा, समझूंगा, तो बदलाव लाने के बारे में सोचूंगा। फिर आता है विकास व वातावरण संबंधी सामाजिक विषय। विकास और वातावरण संबंधी सबसे बड़ा सामाजिक विषय है जनसंख्या। एक ऐसा मुद्दा, एक ऐसा फैक्टर और एक ऐसी रीढ़ की हड्डी जो कि पर्यावरण को संभाल के रखने में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर जनसंख्या कंट्रोल्ड नहीं होगी तो पर्यावरण आप कितना भी चाहें सुरक्षित नहीं रह पाएगा। समय के साथ पर्यावरण के वो सभी महत्वपूर्ण और लाभदायक तत्व नष्ट हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। क्योंकि एक कहावत, एक स्टेटमेंट है कि ये धरती, ये पृथ्वी 7 अरब लोगों का भरण पोषण करने में सक्षम है, परंतु ये किसी एक व्यक्ति की इच्छाओं को भी पूरा करने में असमर्थ है। जितनी 7 अरब लोगों को जरूरत है वो सब पृथ्वी दे सकती है, लेकिन इच्छा वो किसी एक व्यक्ति की भी नहीं कर सकती पूरी, क्योंकि इच्छाएं असीमित होती हैं। हमारी इच्छाएं चाहकर व ना चाहकर भी पर्यावरण को नुकसान पहुंचाएंगी। हम चाहते हैं अच्छी गाड़ी में घूमना, हम चाहते हैं कि हम ऐसे घर का निर्माण करें जो कि बहुत सुंदर दिखे, हम एक चाहते हैं कि हमें ऐसे ट्रांसपोर्ट के साधन मिलें कि वो समय की कम खपत के साथ हमें एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचा। हम चाहते हैं कि हमारे पास कम्युनिकेशन डेवलपमेंट के वो सारे सोर्स हों जिनसे हम पलक झपकते मिनटों सेकंडों के अंदर अपने किसी भी नॉन वाले पर्सन से बात कर सकें। अरे लेकिन आपकी कोई भी ऐसी इच्छा आप बता सकते हैं जो पर्यावरण के लिए नुकसानदायक ना हो। अभी 5G का ये जो टाइम चल रहा है, आप लोग इसको चाहें पॉजिटिव नेगेटिवली सोच सकते हैं। 2.0 रोबोट मूवी जो आप लोगों ने देखी होगी ना, आई होप कि उसका जो मेन थीम है वो आपके समझ में आया हो। उस मेन थीम के अंदर फाइट दिखाना नहीं था, उस मेन थीम के अंदर रोबोट की एक्टिविटी नहीं दिखानी थी। उस मेन मूवी का अंदर जो चीज़ आपको नोटिस करने वाली थी वो ये थी कि हमारे मोबाइल यूसेज से जो स्पेक्ट्रम के टावर्स होते हैं उनसे जो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज निकलती हैं या जो हमारे कम्युनिकेशन के लिए जो वेव्स निकलती हैं वो हमारे एनवायरनमेंट के सबसे इम्पॉर्टेंट सेगमेंट, तत्व, घटक, जैविक घटक पंछियों के लिए कितनी नुकसानदायक है। आप लोगों को बताऊं, जहाँ पर भी टावर लगा होता है उसके सराउंडिंग के लोगों की मानसिक स्थिति पे बहुत ऋणात्मक प्रभाव पड़ता है। इसे स्लो पॉइजन बोला जाता है कि ये धीरे धीरे हमारे शरीर के अंदर जहर की तरह घुलता है, और जब समय आता है उस जहर को निकालने का, हम उसको बहुत देरी से भनक चुके होते हैं, भाप चुके होते हैं। पर्यावरण के क्षेत्रों के अंदर ये वो मेजर चैलेंजेस हैं जो हमें उसको समझाना है समाज को। तो अब आते हैं, इसके बाद हमारा जो मेन टॉपिक है वो है कि पर्यावरण शब्द जो है बेसिकली हम कहाँ कहाँ उपयोग कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि पर्यावरण हमें सिर्फ जागरूकता देनी है, पर्यावरण हमारे सिर्फ एनवायरनमेंट के लिए। हम इसके अंदर अपना करियर भी बना सकते हैं। करियर बनाने के लिए आपके पास बहुत सारे सोर्स हैं। आप चाहें तो पर्यावरण के अंदर साइंटिस्ट बन सकते हैं, टीचर बन सकते हैं, ग्रीन एनवायरनमेंट के स्पेशल वकील होते हैं यानी कि एडवोकेट्स होते हैं, जीव वैज्ञानिक होते हैं जो बहुत छोटे छोटे जीवों के ऊपर, बैक्टीरिया के ऊपर रिसर्च करते हैं, ठीक है। पर्यावरण के मॉडलर होते हैं, पर्यावरण के बहुत सारे ऐसे नौकरी के अवसर हैं
जो शायद हम नहीं समझते, शायद हम नहीं जानते, इन्हीं सारे स्कोप्स के साथ हम इसे आगे की तरफ पढ़ते हैं। सबसे पहला स्कोप जो आपके पास आता है वो है उद्योग, मद निर्माणशालाएं, खाद कारखाने इत्यादि और परिष्करणशालाएं। यानी ये वो सारी चीज़ें हैं जो हमें क्या करती हैं, पर्यावरण के उपयोग में या पर्यावरण का उपयोग सीख लेने के बाद यूज़ में हेल्पफुल होती हैं। कारखाने हम खोज सकते हैं खाद बनाने के। हम देखते हैं कि NPK जो आपके नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाशियम है, इनसे बनी हुई खाद हमारे पृथ्वी के लिए काफ़ी, भूमि के लिए काफ़ी, मिट्टी के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है। परंतु फिर भी किसान के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। फिर भी क्योंकि ऑर्गेनिक खेती बहुत महंगी है, ऑर्गेनिक खेती पे ही मनुष्य को वापस आना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें हम जानते हैं, लेकिन हम कर क्या सकते हैं? हम वो काम करें, ये जो हम अभी लिस्ट पढ़ने वाले हैं, इन सारे कामों के अंदर हम अपना करियर बनाएं और पर्यावरण को सुरक्षित रखें, उसका स्कोप नष्ट ना होने दें। फिर आता है सामाजिक विकास। देखिए, समाज के अंदर फैली हुई गरीबी, बेरोजगारी, जनसंख्या वृद्धि, प्रदूषण, ये वो समस्याएं हैं जिनको हम हटाकर समाज का विकास कर सकते हैं। हम चाहें तो पर्यावरण को साफ सुथरा, क्लीन एनवायरनमेंट रखते अपने समाज को भी आगे बढ़ा सकते हैं। इसे ग्रीन डेवलपमेंट बोला जाता है। शोध और विकास कर सकते हैं हम उन सभी कारणों के बारे में, चाहे छोटा छोटा हो, शोध कर सकते हैं, विकास कर सकते हैं, शोध यानी रिसर्च कर सकते हैं, उसका डेवलपमेंट कर सकते हैं कि किस प्रकार से हम इन समस्याओं को दूर करें। सपोज हम एक एग्जांपल लेते हैं, जब डीजल से चलने वाले इंजन थे, पोल्यूशन बहुत होता था। कोयले से चलने वाले इंजन थे, बहुत पोल्यूशन होता था। लेकिन आज इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियां आ गई हैं। इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियां जब चलती हैं शायद आवाज़ भी नहीं आती, तो नॉइस पोल्यूशन नहीं है, धुआं नहीं निकलता, तो एयर पोल्यूशन नहीं है। हम चाहते हैं, हम देखते हैं, हमें पता है सारे, लेकिन कई बार क्या करते हैं, हम थोड़े से लालच में आकर उन सारी चीज़ों को नज़रअंदाज करते हैं। देखिए बच्चों, एक छोटा सा एग्जांपल, रिसेंटली ही जिन्होंने गाड़ी या बाइक खरीदी हो, कार या बाइक खरीदी हो, उन्होंने कंपनी में जाके इतना ज़रूर पूछा होगा कि ये BS4 है या BS6 है। ठीक है, ये बेसल्स के नियम हैं। क्या होता है कि जो BS4 कंप्लायंसेस के जो इंजन थे, वो इंजन पोल्यूशन को थोड़ा सा इन्हांस करते थे, बढ़ाते थे। लेकिन जो BS6 के इंजन है, वो मतलब इको फ्रेंडली इंजन है, उनसे पोल्यूशन नहीं होता। क्यों? क्योंकि काफ़ी रिफाइन इंजन देते हैं, काफ़ी रिफाइन इंजन देते हैं, पोल्यूशन नॉइस का, एयर का, ये सारे पोल्यूशन नहीं होते। तो ऑयल कंजम्पशंस कम होती हैं, BS6 की एवरेज बहुत अच्छी होती है, हम सभी जानते हैं, लेकिन हमने कभी इनके बारे में सोचा नहीं। लेकिन अगर हम गाड़ी खरीदने जाते हैं या बाइक खरीदने जाते हैं, कंपनी कहती है कि आप BS4 की गाड़ी खड़ी है सर, आप ले जाओ, और ये आपको 10,000 सस्ती पड़ेगी। 10,000 सस्ती BS4 मिलेगी, लेकिन उस 10,000 की कीमत पोल्यूशन, पर्यावरण और पेट्रोल या डीजल जैसी वस्तुओं के कितने गुना हमें उसको नष्ट करने में मोटिवेट करेगी, ये हम शायद नहीं समझते। हम ये समझते हैं कि पेट्रोल और डीजल, इन दोनों में से पेट्रोल की गाड़ियां पोल्यूशन कम करती हैं और डीजल की गाड़ियों का पोल्यूशन थोड़ा ज़्यादा होता है। लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा डीजल को प्रेफर करते हैं, क्योंकि पेट्रोल थोड़ा कॉस्टली पड़ता है। लेकिन इतना कॉस्टली नहीं पड़ता कि पेट्रोल के बदले जब आप डीजल का उपयोग करें, और डीजल से होने वाले नुकसान पेट्रोल की उस कीमत से इतने ज़्यादा नहीं हो सकते जितना आप उसके अंदर डलवाएंगे। लेकिन हमारी सिलेक्शन, हमारी चॉइसेस, हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड है, तो ये चीज़ें हम अच्छे से समझते हैं। तो उसके अलावा शोध, हम ऐसी चीज़ों का डेवलप करें जो हमारे लिए उपयोगी। वन या वन्य जीवन प्रबंधन, हम फॉरेस्ट्री तरह जूलॉजी जैसे जो हमारे कंसेप्ट हैं, बोटनी, इनका हम विकास करें। हम देखते हैं कि आजकल जो हमारे पोलीफॉर्म के खीरे वगैरह हैं, पोलीफॉर्म की जो सब्जियां हैं, बड़े अच्छे सब भाव में मिलती हैं, ऑल टाइम बिकती हैं। तो हम ऐसा कुछ कर सकते हैं कि हमें किसी भी समय हर वस्तु उपलब्ध हो, नए नए रिसर्च हम कर सकें, तो वन जीवन प्रबंधन कर सकें। NGOs खोल सकते हैं। आप लोग देखते हैं कई बार हम पेड़ों को काटते हैं, तो ग्रीन जो हमारे एक तरह से ऐसे NGOs जो वनों को संरक्षण में लगे हुए हैं, आके आपको पकड़ लेते हैं। अच्छा, प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड, कई बार हम देखते हैं डीजे ज़्यादा साउंड में नहीं चलाना, 10 बजे तक बंद कर देना, ये सब कहीं ना कहीं पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए हैं। BS4, BS6, ये जो बेसल्स के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग जो गाड़ियाँ चेंज होती हैं, इंजन चेंज होते हैं, ये भी कहीं ना कहीं हमारे उन प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड को रोकने, हम इन सब में जो पा सकते हैं, ये आज भी एग्जिस्ट करती हैं।
शहरी नियोजन, मैं आपको बड़ा अच्छा सा फैक्ट बताता हूँ। बच्चों, ज़्यादातर बच्चे जिनके पास ज्योग्राफी, आप कहेंगे सर आप ज्योग्राफिकल बायस थोड़े हो जाते हैं, लेकिन फिर भी एक फैक्ट है बच्चों, आप लोगों ने नाम सुना होगा कि हम बच्चे जो हैं वो बीटेक करते हैं, ठीक है। बीटेक करने के बाद बच्चे एमटेक करते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं इन सारी चीज़ों के साथ एक कोर्स होता है प्लानिंग का, ठीक है। प्लानिंग का मतलब होता है जैसे नए नए शहर बसते हैं, नए नए जो बिल्कुल खाली कॉलोनियाँ होती हैं उनमें कॉलोनियाँ बसाते हैं, अल्फ़ा सिटी, चंडीगढ़ सिटी, ये सिटी वो सिटी, इनके अंदर क्या करते हैं, प्लानर्स आते हैं। वो प्लानर के बनने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ होता है एमटेक इन प्लानिंग, प्लानिंग एंड टाउन एंड कंट्री प्लानिंग कह सकते हो, रूरल एरिया प्लानिंग कह सकते हो, रिसोर्स मैनेजमेंट प्लानर कह सकते हो, वाटरशेड मैनेजमेंट प्लानर कह सकते हो, बहुत सारे प्लानिंग की जॉब्स होती हैं। ये बीटेक से एमटेक आगे बढ़ती है, लेकिन आप लोगों के पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। जो बच्चा एम ए जोग्राफी या जोग्राफी में अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट करता है, वो एमटेक प्लानिंग के अंदर डायरेक्ट एडमिशन ले सकता है। समझ सकते हो कि वो क्या कर सकता है, बिल्कुल खोली उसके अंदर अपनी जॉब ले सकता है बिना किसी परेशानी के। डायरेक्ट आप लोगों को प्लानिंग के अंदर एक अपॉर्चुनिटी मिलती है। ओके, एनीवेज, जल संसाधन कृषि मैंने आपको बताया प्लानिंग सेक्टर के अंदर है। बहुत सारी फर्म्स बोल सकते हैं, निजी फर्म्स खोल सकते हैं। अच्छा, महाविद्यालय के अंदर और दूसरे वन मंत्रालयों के अंदर हम काम कर सकते हैं, पर्यावरण वन मंत्रालय, ग्रीन मीडिया व पत्रकारिता, ये सारे अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो हम इनमें फॉलोअप कर सकते हैं। अच्छा, पर्यावरण अधिनियम कानून के क्रियान्वयन में ग्रीन एडवोकेसी, यानी जो मैंने आपको बताया कि अलग से ग्रीन पर्यावरण के जो हैं वो एडवोकेट होते हैं। ग्रीन मार्केटिंग, हम अमूमन देखते हैं कि आजकल जो है वो इको फ्रेंडली टैग के साथ हमें वस्तुएं मिलती हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो हमारे लिए कहीं ना कहीं उपयोगी हैं। सलाहकारी संस्था के अंदर हम बन सकते हैं। किस प्रकार से हम लोगों के अंदर ये सारे जो भावनाएं हैं ये पैदा कर सकते हैं? सबसे पहले है जन चेतना। देखिए, जन चेतना क्यों ज़रूरी है, ये जो नीचे 3 लाइनें लिखी हैं ना, बहुत अच्छी लिखी हैं। इसमें चीन का उदाहरण दिया हुआ। चीन की सरकार ये मानती है यदि आप किसी भी जगह पर 1 साल का परिवर्तन विकास करना चाहते हैं तो आप कोई भी एक पौधा लगा दीजिए जो आपको फल दे, फसल दे। अगर आप 10 साल का विकास करना चाहते हैं तो आप कोई भी वृक्ष लगा लीजिए जो 10 साल तक बड़ा हो। अगर आप 100 वर्षों के लिए विकास करना चाहते हैं तो केवल और केवल एक ही चीज़ है कि आप लोगों को शिक्षित कर दीजिए। लेकिन हम क्या करें, हमारे भारत के अंदर शिक्षा जो है वो जॉब ओरिएंटेड है। शिक्षा जो है वो केवल मार्कशीट ओरिएंटेड है। शिक्षा का अर्थ जो है वो वास्तव में केवल डिग्रियां प्राप्त करना है। बच्चे उदाहरण देते हैं, बच्चे एग्जाम्पल्स देते हैं, बच्चे हमें कई बार ये चीज़ बोलते हैं, सर ये तो नेट पे है। बच्चों, नेट पे आपको लिखित मटेरियल तो मिल रहा है, लेकिन उस लिखित मटेरियल का सपोर्टिव मटेरियल आपके आज की दुनिया के साथ, आधुनिक समय के साथ जोड़कर जो बता सकता है ना, वो शिक्षक कोई भी गूगल या यूट्यूब पे नहीं मिल सकता। यूट्यूब पे तो आपको बेसिकली चलो एक अलग चीज़ है, लेकिन अवेयरनेस का जो पार्ट आपको स्कूल्स कॉलेजेस के अंदर ही पढ़ाया जा सकता है, कहीं बाहर इनके साथ आपको सब चीज़ें नहीं मिल सकती। हम अगर अवेयर होंगे, जागरूक होंगे, तो हम क्या करेंगे, वातावरण को बचाएंगे। हम जागरूक होंगे तो हम सब उन सब काम को रोकेंगे जो कहीं ना कहीं परेशान करने वाला हो या पर्यावरण के लिए नुकसानदायक हो। ये आप लोगों को थोड़ा समझने वाला फैक्टर है। फिर यदि अगला टॉपिक है वो है पर्यावरण शिक्षा का महत्व। पर्यावरण शिक्षा के महत्व के लिए विश्व में एक संस्था है जिसका नाम है यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। यूनाइटेड नेशन यानी यूएन जो है एक तरह से ऑल ओवर वर्ल्ड जो है कंट्रोलिंग पावर के रूप में काम करता है। तो उन्हीं की एक संस्था है जिसका नाम है यूएनईपी यानी यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। ये शुरुआत हुई थी 1972 में। स्टॉकहोम के अंदर एक सम्मेलन हुआ जिसके अंदर यूएनईपी को मतलब निर्मित किया गया। और इसका मेन काम क्या है कि विश्व के सभी देशों के ऊपर एक इस प्रकार का कंट्रोल बनाना ताकि वो ये ऐसी स्थानों को जो पर्यावरण के रूप में काफ़ी उपयोगी हैं उनको नष्ट ना करे। हम अमूमन देखते हैं कि इस स्थान को विरासत के रूप में इन्होंने चिन्हित किया, वैश्विक हेरिटेज, वर्ल्ड हेरिटेज के रूप में स्थापित किया। भारत में जो भी जंगल हैं या जो भी वहाँ पे सेंचुरीज़ हैं या वाइल्ड पार्क हैं या आपके नेशनल पार्क्स हैं, इनको इन्होंने रिज़र्व कर दिया। हम खुद भी नेशनल पार्क को रिज़र्व कर देते हैं ताकि वहाँ पर रहने वाले जीव जंतु, पेड़ पौधे, वनस्पति का नाश ना हो सके। ये सारे काम हम कैसे कर सकते हैं? इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि आप लोग बीए बीकॉम के अंदर जो एनवायरनमेंट स्टडी पढ़ रहे हैं उनका श्रेय जाता है एमसी मेहता जी को। एमसी मेहता जी ने क्या किया था,
एक PIL दायर की थी सुप्रीम कोर्ट में 1991 में, जिसके अंदर उन्होंने कहा था कि क्योंकि पर्यावरण हमारे लिए बहुत उपयोगी है तो हम ऐसा कुछ करें जिनसे ये बच्चों को शुरुआती दौर में ही सीखने को मिले। तो यही वो समय था जब सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिए थे कि आप उच्च शिक्षा स्तर पे अंदर आप एक बेसिक क्वालिफाइंग कोर्स ज़रूर ऐड कीजिए, जिसके चलते पर्यावरण शिक्षा का मुख्य जो उद्देश्य है वो पूरा कर सकें। यही वो कारण था जिसके चलते ये सब काम हमारा देखने को मिला। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, वो है कि कैसे कैसे हम कर सकते हैं। सबसे पहले हम जागरूकता फैला सकते हैं, अवेयर कर सकते हैं लोगों को कि वो पोल्यूशन ना फैलाएं, जलवायु परिवर्तन ना करें, जलवायु परिवर्तन में सहयोगी ना बने, जनसंख्या विस्फोटन, जनसंख्या को कंट्रोल करें, प्रदूषण को कंट्रोल करें या दूसरी समस्याओं को कम फैलाएं। फिर एप्टीट्यूड पैदा करना, अपने अंदर वो एप्टीट्यूड पैदा करना, अंदर वो गुण पैदा करना जिसके चलते हम इस पर्यावरण को ना केवल अपने लिए बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी संभाल सकें। उन्हें वो ज्ञान देना। देखिए, दो तरह के वर्कर होते हैं, एक होता है वर्कर, एक होता है स्किल्ड वर्कर। हम ये अच्छे से जानते हैं कि आज हम जो पढ़ाई कर रहे हैं वो किस पर्पस के लिए कर रहे हैं। अगर हम उस पर्पस के अलावा किसी दूसरे पर्पस में जाकर उस स्टडी का यूज़ करते हैं ना, तो कहीं ना कहीं उसमें कमी रह जाती है। हम वहाँ पे जाके सरवाइव तो कर लेते हैं लेकिन एफिशिएंट नहीं बन पाते, कौशल नहीं बन पाते। इसलिए गुण, ज्ञान और कौशल ये मनुष्य के अंदर जीवन निर्मित, जैसे ही मतलब बच्चा पैदा होता है तभी से आता है, और या फिर शिक्षकों द्वारा वो डेवलप किया जाता है। तो ज्ञान होना ज़रूरी है। पर्यावरणीय मुद्दों का ज्ञान होगा तभी तो सोल्यूशन ढूंढोगे। स्किल्ड होंगे, कौशल होगा तभी ये परिवर्तन संभव है। सहभागिता यानी कि हर स्तर, चाहे वो बच्चा हो या बुजुर्ग हो, पढ़ा लिखा हो या कम पढ़ा लिखा हो, अमीर हो या गरीब हो, उच्च वर्ग हो या मध्यम वर्ग परिवार हो, सभी को एकजुट होकर इन समस्याओं का निराकरण हमें करना पड़ेगा। कुछ एक संस्थाएं हैं जो कि आप लोगों देख सकते हैं इसके अंदर, ESGP, GFP और इसके बाद है IPCC। ये सभी वैश्विक स्तर की संस्थाएं हैं, लेकिन आप इसके अंदर जो नाम कभी ना भूलें वो है यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। ये आप लोगों के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। एक ये है प्रकृति के लिए विश्वव्यापी फंड, WWF, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। ये अमूमन यूज़ किया जाता है और इनसे हम कई बार हम देखते हैं कि प्राइज़ मनी भी डिस्ट्रीब्यूट की जाती है ऐसे देशों को जिन्होंने एनवायरनमेंट को प्रमोट करने में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई हो। फिर आते हैं हम भारत में कुछ एक ऐसी संस्थाएं हैं जैसे कि सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट है, एजेंसी फॉर नॉन कंजर्वेशन एनर्जी एंड रूरल टेक्नोलॉजी है। उसके अलावा हम देखते हैं सेंट्रल फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट है, सेंटर फॉर एनवायरमेंटल रिसर्च एंड एजुकेशन केयर, क्रिस्पा, एक्सपोना, एटसेट्रा एटसेट्रा, सो मैनी एजेंसीज। ये सब चीज़ें हैं इंडिया में, लेकिन फिर भी हम पर्यावरण को लेकर इतने ज़्यादा सचेत, इतने ज़्यादा उजागर नहीं हैं। परंतु बीइंग अ यूथ, बीइंग अ टीचर ऑफ दिस प्रोग्रेसिव एंड एनर्जेटिक यूथ, मैं आप लोगों से ये अपील करूँगा, जब भी आपको ये चीज़ समझ में आए कि पर्यावरण हमारे लिए कितना ज़रूरी है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि उस पर्यावरण को बचाने के लिए बहुत सारी संस्थाएं, बहुत सारे सामाजिक लोग, बहुत सारे सामाजिक ग्रुप्स, बहुत इंडिविजुअल्स यानी कि अकेला इंसान जो है वो कार्यरत है। आप लोगों को ये समझना है कि पर्यावरण आप लोगों के लिए कितना ज़रूरी है और इसे और ज़रूरी रहने के लिए, और ये हमारी ज़रूरतों को ऐसा ही पूरा करता चला जाए, इसलिए हमें इसे संभाल कर रखना है। इस लेक्चर में फ़िलहाल के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ ज़रूर डिस्कस करेंगे। टिल देन वॉच दिस वीडियो एंड प्रिपेयर सम शॉर्ट नोट्स। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं थोड़ा और अच्छे इलेबरेशंस के साथ आप लोगों के साथ मिलूंगा। टिल देन टेक केयर, बाय, स्टे सेफ, स्टे होम। थैंक यू।